मुंबई एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं। दिन में यहाँ सपने बिकते हैं और रात में सपनों को पूरा करने की कोशिश होती है। लेकिन इसी मुंबई की कुछ गलियों में एक ऐसी भी दुनिया थी जहाँ कानून की किताब से ज़्यादा ताकत बंदूक की होती थी, जहाँ दोस्ती जिंदगी दे सकती थी और दुश्मनी जिंदगी छीन सकती थी। और इसी एक दुनिया में ऐसा नाम उभरा जिसका जिक्र होते ही मुंबई की अंडरवर्ल्ड की पूरी कहानी सामने आने लगती है। वो नाम था दाऊद इब्राहिम। लेकिन कहानी की शुरुआत किसी आलीशान बंगले में नहीं हुई थी। कहानी शुरू हुई थी एक पुलिस कांस्टेबल के घर से। दाऊद इब्राहिम का जन्म 26 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के खेड़ में हुआ था। उसके पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे, यानी जिस घर में कानून की वर्दी मौजूद थी उसी परिवार का एक बेटा आगे चलकर कानून से भागता हुआ नजर आया। दाऊद का बचपन मुंबई के डोंगरी इलाके में बीता और यहीं धीरे धीरे उसकी मुलाकात उस दुनिया से हुई जिसे हम आज मुंबई अंडरवर्ल्ड के नाम से जानते हैं। लेकिन उस समय शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि डोंगरी की गलियों का एक लड़का एक दिन भारत के सबसे ज्यादा चर्चित भगोड़ों में गिना जाएगा। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है और एक बहुत बड़ा नाम आता है हाजी मस्तान का। उस दौर में मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर हाजी मस्तान जैसे पुराने डॉन का प्रभाव था। दाऊद का संपर्क भी इस दुनिया के लोगों से हुआ, लेकिन दाऊद केवल किसी दूसरे गैंग का हिस्सा बनकर रहना नहीं चाहता था। धीरे धीरे उसने अपने भाई सबीर के साथ अपना नेटवर्क खड़ा करना शुरू किया और फिर मुंबई में एक ऐसे गैंगवार की शुरुआत हुई जिसने पूरे अंडरवर्ल्ड का चेहरा ही बदल दिया। अब कहानी और खतरनाक हो जाती है। मुंबई में उस समय पठान गैंग का भी प्रभाव था। दाऊद और उसके साथियों की इस गैंग से दुश्मनी बढ़ती गई। रिपोर्ट के अनुसार इस संघर्ष में दाऊद के भाई सबीर की हत्या ने बदले की आग को और भड़का दिया। इसके बाद मुंबई ने ऐसी गैंगवार देखी जिसमें एक के बाद एक बड़े बड़े नाम के वाले निशाने पर आने लगे। दाऊद धीरे धीरे अपने विरोधियों पर भारी पड़ने लगा और यहीं से एक छोटे गैंगस्टर का नाम मुंबई के बड़े अंडरवर्ल्ड खिलाड़ी के रूप में उभरने लगा। दाऊद की अपराध की दुनिया में शुरुआत चोरी, लूट और छोटे मोटे अपराधों से जुड़ी बताई जाती है। 1980 के दशक में वह पुलिस के रिकॉर्ड में भी आने लगा था, लेकिन उसकी असली ताकत थी नेटवर्क, सोना, तस्करी, जबरन वसूली और बाद में अलग अलग देशों तक फैला आपराधिक नेटवर्क। धीरे धीरे यह नेटवर्क इतना बड़ा होने लगा कि इसे एक नाम दिया गया, डी कंपनी। और यही वो समय था जब दाऊद सिर्फ मुंबई का गैंगस्टर नहीं था, वह एक संगठित अपराध सिंडिकेट का चेहरा बन चुका था। लेकिन फिर एक ऐसा समय आया जब भारत में दाऊद पर पुलिस का दबाव बढ़ने लगा। 1986 के आसपास वो भारत से निकलकर दुबई चला गया। रिपोर्ट में इसका संबंध उसके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्रवाई और पुलिस की तलाश से जोड़ा जाता है। सोचिए, जिस मुंबई में वो अपना छोटा सा नेटवर्क बना रहा था, उसी मुंबई को छोड़कर अब वो विदेश में अपना नेटवर्क चलाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल में यहीं से उसकी कहानी की और बड़ी शुरुआत होने लगती है। दुबई उस समय दाऊद के लिए सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, यहीं से उसके नेटवर्क के विस्तार की कहानियां सामने आती है। मुंबई के लोग, विदेशी संपर्क, तस्करी के रास्ते और पैसे का बढ़ता कारोबार, धीरे धीरे डी कंपनी का नाम भारत से बाहर भी चर्चा में आने लगा। लेकिन इसके बाद कहानी में एक ऐसी घटना आने वाली थी जिसने दाऊद के नाम को अपराध से उठाकर आतंकवाद के सबसे गंभीर मामलों से जोड़ दिया। और वो घटना थी भारत में 1993। 12 मार्च 1993 मुंबई। एक के बाद एक धमाके हुए, शहर दहल उठा। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज सहित कई जगहों पर विस्फोट हुए। लोगों को समझ ही नहीं आया था कि आखिर हो क्या रहा है। उस दिन 257 भारतीय लोगों की मौत हुई और 713 लोग घायल हुए। यह संख्या सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में भी दर्ज है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि इन धमाकों के पीछे था कौन। जांच आगे बढ़ी और नाम सामने आए और नाम आए चौंकाने वाले। एक नाम था टाइगर मीनन का और इसके साथ नाम में आया था दाऊद इब्राहिम का। आपको बताते हैं कि दाऊद का नाम धमाकों में कैसे आया। अब यह कहानी को बहुत सावधानी से समझना जरूरी है। 1993 के मामले में दाऊद का नाम जांच और अभियोजन के रिकॉर्ड में आया। सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में दाऊद को इस मामले में आरोपी या फरार आरोपी के रूप में दर्ज किया गया। जांच में आरोप सामने आया कि दुबई में हुए बैठकों और डी कंपनी के नेटवर्क के जरिए साजिश से जुड़े लोगों को सहायता और संपर्क उपलब्ध कराया गया। बाद की अदालती कार्रवाई में भी दाऊद और अन्य फरार आरोपियों का नाम इस मामले से जुड़े रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक फर्क समझना बहुत जरूरी है। किसी जांच में आरोपी होना और अदालत में किसी अपराध का अंतिम रूप से दोष सिद्ध होना एक ही बात नहीं होती है। और दाऊद भारत से फरार रहा। यही वजह है कि 1993 की कहानी आज भी रहस्य, जांच और सवालों से भरी हुई है। अब आता है इस कहानी का सबसे संवेदनशील हिस्सा, पाकिस्तान की खुफिया विभाग ISI का नाम।
भारत की जांच एजेंसियों और कई रिपोर्ट में दाऊद के नेटवर्क और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के बीच कथित संबंधों की बात कही जाती रही है, लेकिन इसे बताते समय यह कहना जरूरी है कि यह जांच खुफिया एजेंसियों और रिपोर्टों में लगाए गए आरोप और दावे हैं। इन दावों के मुताबिक दाऊद के नेटवर्क का इस्तेमाल भारत के खिलाफ गतिविधियों में किया गया, यानी एक समय मुंबई की गलियों में बना अपराध का नेटवर्क अब अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल से जुड़ गया था। और यही वजह थी कि दाऊद का नाम सिर्फ पुलिस फाइल में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की सूची में भी पहुंच गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने दाऊद को 2003 में अपनी प्रतिबंध सूची में शामिल किया था। अब दाऊद की कहानी में आता है एक ऐसा व्यक्ति जो कभी उसके बेहद करीब था और नाम था छोटा राजन। एक समय दोनों एक ही नेटवर्क का हिस्सा थे। दाऊद का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क बढ़ा रहा और छोटा राजन उसके महत्वपूर्ण सहयोगियों में गिना जाता था। लेकिन अंडरवर्ल्ड में दोस्ती अक्सर हमेशा के लिए नहीं रहती है। समय बदला, मतभेद बढ़े और फिर दोनों अलग हो गए। जो कभी साथ साथ काम करते थे वहीं एक दूसरे के सबसे बड़े विरोधी बन गए। इसके बाद शुरू हुआ डी कंपनी और छोटा राजन गैंग के बीच दुश्मनी का सिलसिला, और यही दुश्मनी वर्षों तक मुंबई के अंडरवर्ल्ड की सबसे चर्चित कहानियों में से एक रही। बॉलीवुड कनेक्शन में एक अभिनेत्री का नाम बार बार सामने आ रहा था और नाम था मंदाकिनी। दाऊद और मंदाकिनी के संबंधों को लेकर वर्षों तक मीडिया में तरह तरह की चर्चाएं होती रही। साथ में यह भी दावा किया गया कि उन दोनों को कई बार कहीं कहीं देखा भी गया है। यहाँ भी हम अफवाह और प्रमाण में फर्क रखना होगा। किसी व्यक्ति के साथ संबंध होने की खबर को तब तक तथ्य नहीं कहा जा सकता जब तक उसके मजबूत प्रमाण न हो। इसलिए इस कहानी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि मंदाकिनी का नाम दाऊद के साथ जुड़ी चर्चित मीडिया रिपोर्ट्स में जरूर आया, लेकिन इन चर्चाओं को सनसनी की बजाय सावधानी से देखना जरूरी है और यही सच्ची क्राइम डॉक्यूमेंट्री की पहचान भी है। समय था 12 अगस्त 1997, जगह थी मुंबई। म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम गुलशन कुमार और उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के नाम सामने आए। अब्दुल रऊफ मर्चेंट को इस हत्या में दोषी ठहराया गया था और इसकी उम्र कैद की सजा 2021 में बम्बई हाई कोर्ट ने बरकरार रखी थी। रिपोर्ट में उसे दाऊद से जुड़े अंडरवर्ल्ड व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया था। लेकिन यहाँ भी एक बात बिल्कुल साफ है कि गुलशन कुमार की हत्या को सीधे दाऊद ने व्यक्तिगत रूप से करवाया, ऐसा कहना बिना उचित न्यायिक आधार के सही नहीं होता है। और यही एक अंतर होता है यूट्यूब वीडियो में और एक सनसनीखेज फैलाने वाले वीडियो में। एक दौर था हाजी मस्तान, फिर आया दाऊद और फिर आई डी कंपनी और फिर छोटा राजन जैसे सहयोगी और विरोधी। यानी मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बदलती गई। लेकिन दाऊद की सबसे बड़ी खासियत शायद यही थी कि उसने अपराध को सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं रखा। उसने उसका नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने में आरोपों और आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज हुए। संयुक्त राष्ट्र ने उसके नेटवर्क को तस्करी और संगठित अपराध में भी जोड़ा है। अब तक इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि दाऊद इब्राहिम आखिर है कहाँ। भारत में वह वांछित है। संयुक्त राष्ट्र के रिकॉर्ड में उसके कई पते पाकिस्तान के कराची से जुड़े दर्ज हैं, लेकिन उसके वर्तमान ठिकाने को लेकर वर्षों से अलग अलग दावे सामने आते रहे हैं। यही वजह है कि मुंबई की गलियों से शुरू हुआ यह कहानी आज भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा, मुंबई की गलियों का लड़का, गैंगवार, तस्करी, डी कंपनी, दुबई, 1993 के धमाके, छोटा राजन से दुश्मनी, बॉलीवुड से जुड़ी चर्चाएं, गुलशन कुमार का हत्याकांड और आईएसआई से कथित संबंध, इन सब के बीच एक नाम लगातार सामने आता रहा है। उसका नाम है दाऊद इब्राहिम। लेकिन शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि अपराध की दुनिया बाहर से जितनी ताकतवर दिखाई देती है, अंदर से उतनी ही खतरनाक और विनाशकारी होती है। क्योंकि इस दुनिया में दोस्ती दुश्मनी बन जाती है और पैसा डर बन जाता है और एक गलत फैसला सैकड़ों लोगों की जिंदगी तबाह कर देता है।